Namaste dear students, I welcome you all on PT Education once again. My name is Rahul Hans Chaudhary and let's begin the session of today. This is our session number 30 और आज जो हम कवर अप करेंगे 6 स्टोरीज हमारी जो बिल्कुल लाइंड अप है आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्बन जॉबलेसनेस रेट, इस पर एक रिपोर्ट आई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग कब लॉन्च हुई थी, ईयर वीयर कुछ याद है क्या फिलहाल आपको? कोई बात नहीं याद है तो बताएंगे आपको, डोंट वरी अबाउट इट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम या फिर वन फोकस प्रोडक्ट स्कीम, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस स्कीम के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे लॉन्च किया था। फिर फाइनली बात करेंगे मेगा फूड पार्क स्कीम। उसके बाद इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ये भी चर्चा में है। एंड पार्लियामेंट सेशंस, जैसे मॉनसून सेशन वगैरह भी स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। 19 जुलाई से बोला गया था, राइट। और उसके बाद फिर हम देखेंगे एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सेशन को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, पॉजिटिव कमेंट्स करना। ये सारे के सारे टॉपिक आपको एग्जाम्स में जरूर दिखाई देंगे, वेदर इट इज अबाउट प्रीलिम्स, मेंस, एसे राइटिंग, या फिर आपसे इंटरव्यू में भी इस पे कोई सवाल पूछा जा सकता है कि इस योजना को लेके आप सहमत है या असहमत है, ऐसे भी चीजें पूछी जा सकती है। तो एक अच्छा पर्सपेक्टिव, हॉलिस्टिक एक अप्रोच जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अपना अर्बन जॉबलेसनेस रेट। कोविड-19 का जिक्र तो इसमें आएगा ही आएगा, ये तो आपको मालूम ही है, राइट। अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, जिसकी जो एनुअल रिपोर्ट आती रहती है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, जिसे एनएसओ कंडक्ट करता रहा है, इसराइल वाला एनएसओ ग्रुप नहीं, अपने भारत वाला, जो कि मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका जो डाटा है वो 2018-19 तक ही अवेलेबल हो पाया है। इस डाटे के मुकाबले अगर इस डेटा की जो हम बात करें तो इस डेटा में ये बताया गया है कि जो आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, कौन सी पॉपुलेशन है? वर्किंग एज पॉपुलेशन। कौन सी होती है लिमिट, जरा आप बताएंगे? आज के लिए आपका पहला सवाल कि वर्किंग एज पॉपुलेशन में ईयर की लिमिट क्या होती है, यानी कि मिनिमम ईयर्स क्या होते हैं और मैक्सिमम ईयर्स क्या होते हैं। तो जो आपका वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें जो बेरोजगारी की दर है 2017 के लिए ये 6% थी और 2018-19 के लिए 5.8% है। इसको लेकर, किसको लेकर? रोजगार को लेकर बहुत सारे मतलब इनिशिएटिव्स, स्कीम्स वगैरह सरकार लेकर आती रहती है बीच बीच में। जैसे कोविड आया था तो उसके बाद सरकार ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। कौन सी योजना? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। 1 अक्टूबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। इसका मकसद ये था कि जो नए एम्प्लॉयमेंट है उनका सृजन किया जा सके, उन्हें क्रिएट किया जा सके, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उन्हें प्रोवाइड हो, क्योंकि बहुत लोगों की जॉब चली गई थी। देखिए, एक क्या होता है कि एक जॉब लग नहीं रही है, दूसरा जिनकी जॉब है उनकी चली गई, लेइंग ऑफ, राइट। तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। This scheme being implemented through EPFO seeks to reduce the financial burden on the employers and encourages them to hire more workers. तो अभी हाल फिलहाल यूपीएससी की ही एक परीक्षा है ईपीएफओ, जो भी कंडक्ट होने वाली है 1-2 महीने के अंदर में। आप में से जो लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए खास निर्देश है कि आप इस तरीके की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोग्राम जो सरकार चला रही है, इसको आप पूरा अच्छे से रिवाइज करके जाएं। लेबर लॉज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, इनको बढ़िया से पढ़ के जाएं, ये पेपर में ज़रूर आते हैं। अगर ईपीएफओ के पेपर की बात करें, अंडर एबीआरवाई यानी कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years बोथ द एम्प्लॉइज शेयर 12% ऑफ वेजेस एंड एम्प्लॉयर शेयर 12% ऑफ वेजेस, दोनों का बराबर है, इक्वल कंट्रीब्यूशन, राइट। और इसको कहाँ दिया जाएगा? इसको ईपीएफ के रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट्स में जो है एनरोल किया जाएगा, जिसके तहत आपको 15,000 पर मंथ का एक मंथली वेज जो है मिलेगा। सो आज के लिए आपका दूसरा सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेज एंड सैलरी। तो वेज और सैलरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कमेंट थ्रेड में जरूर बताइए, बढ़िया से पार्टिसिपेशन रखिए। द न्यू एम्प्लॉइज अंडर द स्कीम इंक्लूड्स दो हु हैव लॉस्ट देयर एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग कोविड-19, लेइंग ऑफ वगैरह जो भी इसके कारण जो भी इसके पीछे की वजह रही हो, एंड डिड नॉट ज्वाइन एनी ईपीएफ कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट अप टू 30th September 2020। टर्मिनल डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30 जून 2021 टू 31 मार्च 2022। तो अभी भी इसकी डेट्स हैं और सरकार इसको लेके अभी भी मतलब काम इस पे चालू है। अगली स्कीम की हम बात करें या अगली योजना की हम बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत इसको भी हमने कवर अप किया है अपने पिछले के सेशन में,
जिसके तहत जो अन्न वगैरह है उसको काफ़ी भारी मात्रा में बढ़ा दिया गया है और दाल की मात्रा को कम कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बोथ 12% एम्प्लॉय शेयर एंड 12% एम्प्लॉय शेयर अंडर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। मतलब सेम वही जो बातें इसमें की गई है वही बातें इसमें भी की गई है। टेक्निकल चीज़ों में जो देखा जा रहा है वो ये है। दूसरे इनिशिएटिव्स को अगर हम देखें जैसे कि प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है आत्मनिर्भर पूरी तरीके से बनाने की बात की जा रही है। जो फ्री वर्किंग कैपिटल है 10,000 तक के लोन से लेकर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये लाया गया है, ताकि जैसे आप स्ट्रीट पे देखेंगे कि कोई अगर अपना शॉप खोल के बैठा है, आइसक्रीम की शॉप खोल के बैठा है या फिर कुछ भी फास्ट फूड चेन सर्विस है वो उसने स्टार्ट की हुई है, तो उसको बढ़िया तरीके से लोन मिल जाए और वो अपना काम अच्छे से करता रहे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये तो मतलब अपने आप में बहुत ही अच्छी योजना है, अभी भी थी भी जब लॉन्च की गई थी, तो इसमें बहुत कुछ था। इसमें 3 अलग-अलग स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट्स इसके बने हैं। तो कभी अगर मौका मिलेगा तो आराम से इन सभी स्कीम्स के ऊपर हम इसकी पूरी डीप में हम इसकी बातें करेंगे, डीप में इसकी एनालिसिस करेंगे। कुछ और इनिशिएटिव्स के नाम देख लीजिए, जैसे कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। राइट। तो अर्बन जॉबलेसनेस रेट में जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये रखना है कि डेटा में क्या आया है। राइट। डेटा को रिलीज कौन करता है, एनुअल है या बाई एनुअल है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है दोस्तों आपको। और कुछ इसके साथ जुड़ी हुई कुछ स्कीम्स और उसमें क्या क्या मेजर बातें की गई हैं। राइट। चलिए अपनी अगली कहानी पे चलते हैं, दैट इज नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप जानते हैं कि जैसे नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरीके का सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कैसा स्कीम है दोस्तों? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो कि 2004 में लॉन्च किया गया था। उस वक्त 10th 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो उसके तहत इसको लाया गया था। साथ ही साथ नेशनल प्रोजेक्ट ऑन डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स को एक करके इसके अंडर सबअज्यूम कर लिया गया था, जो कि उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती थी। मुख्य उद्देश्य था इस प्रोजेक्ट का कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो प्रैक्टिस है उसको एनहांस करना, उसको बढ़ाना, उसको एफिशिएंट बनाना, उसकी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, ताकि जो फार्म रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर तरीके से यूज किया जा सके। इसमें अगर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट की हम बात करें तो इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट वेस्ट, कंपोस्ट, इन सब चीज़ों को बनाने की बात की गई है। बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, वर्मी कल्चर हैचरीज, इन सब पे बात की गई है। साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही नहीं प्रमोट करता, बल्कि जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है उनको भी मतलब आगे लेके आता है। लोगों को ट्रेन भी तो करना पड़ेगा ना इस सेक्टर, इस फील्ड में काम करने के लिए। आप कुछ काम कर रहे हैं तो क्वालिटी कंट्रोल तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो जो आप क्यूसी करवाएंगे तो उसके लिए आपके पास एक ट्रेनिंग स्किल वर्कफोर्स होनी चाहिए, नहीं है तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस की जहाँ तक इस प्रोजेक्ट में हम बात करें तो नाबार्ड इसमें मेजर रोल प्ले कर रहा है। नाबार्ड को आप ध्यान रखिएगा। नाबार्ड की परीक्षा की भी तिथि अब अनाउंस होने ही वाली है, हालांकि फॉर्म अभी चालू है। राइट। जिन लोगों ने नहीं भरा है भर लीजिए। इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आती रहती हैं, ठीक है, तो अप टू डेट रहना ज़रूरी है। साथ ही साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम CISS, इसको बनाया गया है फॉर द ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शंस लाइक फॉर म्यूनसिपैलिटीज, APMCs, PSU, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, फर्टिलाइजर कंपनीज, इन सब के लिए, इंडिविजुअल एग्री एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी। तो उसके लिए एक अलग से स्कीम बनाई है सरकार ने, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम। इसके अलावा 4 बायो फर्टिलाइजर्स हैं, इनके नाम थोड़े से अगर आप याद रख पाएँ तो याद रख लीजिएगा, जिसमें है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम एंड PSV, और 2 ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं। राइट। तो इसमें पूरा का पूरा ये है कि इसमें कुछ जो अभी हाल फिलहाल जो डेवलपमेंट हुई है उसको लेके सरकार ने कुछ नोटिफिकेशन निकाला है। उस नोटिफिकेशन में ये बोला गया है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम है ना, जो कि आती है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत, उसमें हम राज्य सरकारों को या उनकी एजेंसीज को या फ्रूट वेजिटेबल मार्केट वेंडर्स को, उनको हम 100% असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, जिसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, केपिंग की गई है 190 रुपये लाख पर यूनिट फॉर 300 टोटल पर एनम कैपेसिटी। तो केंद्र सरकार ये कह रही है कि देखो भैया, हम आपके इस क्षेत्र में मदद करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर को एनहांस करना चाहते हैं, इसको इफेक्टिव बनाना चाहते हैं आपके लिए, और पूरा सहयोग हम आपको दे रहे हैं। राइट। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था, किस तरीके की स्कीम है, उस वक्त क्या चल रहा था, इसके फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे हैं, गोल्स कैसे हैं, और इसमें क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। राइट। चलिए अगली स्टोरी पे हम बात करें तो हम अपनी अगली तीसरी स्टोरी पे आ चुके हैं, दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। इसके तहत
728 जिलों हैं देश के अंदर में, उनको कवर अप किया जाएगा रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल डिसाइड किया है कि वो कुछ जो योजनाएं हैं जैसे कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, इन सबको एक करके कन्वर्ज करके एक अम्ब्रेला स्कीम के तहत लेके आ जाएगी और उसको बोला जाएगा कि अब आप सभी ओडीओपी के अंदर आ चुके हैं या ओडीओएफपी के अंदर आ चुके हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग वगैरह भी है। देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बेसिकली ये एक जापानी कंसेप्ट है। जापान में जब बिजनेस मॉडल 1979 में डेवलप किया जा रहा था तो ये वहाँ का कंसेप्ट है, वहाँ पे इसमें काफ़ी अच्छा पुश देखा गया, सेल्स अच्छी हुई, फिर जो लोकल लेवल पे जो गांव वाले थे उनके उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस आया, उनकी आय बढ़ी, तो काफ़ी बढ़िया लगा। और फिर धीरे धीरे 1990 के दशक तक आते आते काफ़ी एशियाई देशों ने इसको कवर अप किया, इसमें से भारत भी एक था। तो बेसिकली कैसा मॉडल है ये एक जापानीज मॉडल है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं आपकी, उनको रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में उनको जिंदा रखना, जीवंत रखना, उसको मरने नहीं देना और साथ ही साथ आय के स्रोतों को तैयार करना। इट फर्स्ट स्टार्टेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। करंट स्टेटस अगर हम इसकी जाने, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, करंट स्टेटस अगर हम इसकी जाने तो अभी हाल फिलहाल जो MOFPI ने एक स्कीम निकाली थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, इसमें हम बात कर चुके हैं, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम, PMFME स्कीम। इसको मैं 2 बार कवर अप कर चुका हूं आपके साथ PIB के ही सेशन में। तो उसमें बोला गया है कि हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को इसके साथ मर्ज करके और काफ़ी बेहतर तरीके से जो है काम करना चाहते हैं, एक अच्छा स्केल करना चाहते हैं, एक अच्छी मार्केटिंग करना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स की कॉमन सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे डोमेस्टिक डिमांड तो बढ़े ही बढ़े, एक्सपोर्ट भी देखने को मिले। क्योंकि इन सब चीज़ों में इस तरीके की जो स्कीम्स हैं, इसमें सरकार को लगता है कि इनमें वाकई बहुत ज़्यादा दम है अगर हम इसे सही लेवल पे स्केल अप कर दे तो। और साथ ही साथ इन चीज़ों को करने के लिए आपको R&D करने पड़ेंगे, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारे काम इसमें जो है किए जाएंगे, जिससे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स जो है वो बूस्ट कर सके, उसमें वैल्यू एडिशन हो सके। और इसमें इस स्कीम के को लेकर कि कब तक इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सरकार ने बोला है कि देखो भाई, हम 5 साल का पूरा पूरा इसमें वक्त लेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें और इस तरीके के विजन के लिए समय तो लगता ही है। तो ये था वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट स्कीम, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारी स्कीम को मैंने डिस्कस किया है, जिसमें कुछ स्कीम्स को, कुछ योजनाओं को हमने इंडिविजुअल लेवल पे अपने प्रीवियस सेशंस में बहुत अच्छे से हमने इसमें पढ़ाई की है, राइट। चौथे स्टोरी पे चलते हैं, मेगा फूड पार्क स्कीम। मंत्रालय कह रहा है कि 35 मेगा फूड पार्क स्कीम थे, 3 अभी और जोड़ दिए गए, तो टोटल 38 मेगा फूड पार्क्स को फाइनल अप्रूवल हम दे देंगे, जिसमें से 22 जो हैं वो अभी ऑपरेशनल है, राइट। सो फार मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड 2 मेगा फूड पार्क्स इन सोनीपत एंड रोहतक डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा being implemented by state government agency, right. There is no proposal with the ministry for setting up of mega food park in Bhiwani, Mahendragarh, Charki, Dadri districts of Haryana. However, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि इस तरीके की जो मेगा फूड पार्क स्कीम है, ये कोई स्टेट ओरिएंटेड या एरिया स्पेसिफिक नहीं है, राइट। इसके अगर बैकग्राउंड में हम चले तो 2008-9 में इसे जो है लॉन्च किया गया था। किस उद्देश्य से? कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसको मेजर बूस्ट मिले, उसमें वैल्यू एडिशन हो, फूड वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि हर सप्लाई चेन के अंदर में हर स्टेज पे जाके आपको कुछ ना कुछ फूड वेस्ट हो ही जाता था। तो उसको कम करने के लिए मेगा फूड पार्क स्कीम जैसी चीज़ों को लाया गया, जिसको क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के तहत चलाया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, द स्कीम इज बेस्ड ऑन द क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, राइट। साथ ही साथ एक मेगा फूड पार्क टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपके CC होते हैं यानी कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, PPC होते हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं, मॉडल अभी आपको दिखाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, और CPC होते हैं यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं, कोल्ड चेन होता है। और इसके साथ साथ मतलब एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी इसमें ज़्यादा मदद रहती है। प्रेजेंटली 22 मेगा फूड पार्क्स हैं, हाल फिलहाल अभी एक मेघालय में था, माफ़ कीजिएगा मिजोरम में था। 22 mega food parks are operational. It is in line with the Make in India and आत्मनिर्भर भारत विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मेगा फूड पार्क स्कीम को लेके कुछ अभी मिनिस्ट्री ने इसमें अप्रूवल वगैरह दिया है कि ठीक है भैया, इसको आप चला सकते हैं, बढ़िया है। मॉडल देखना चाहते हैं तो ये मॉडल है, ये फार्मर्स ग्रुप है, ये SHGs है और इंडिविजुअल फार्मर्स है।
इनमें आप देख सकते हैं कलेक्शन सेंटर आता है, फिर प्राइमरी पीपीसी क्या था दोस्तों, पीपीसी था प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, एंड फिर फाइनली आता है आपका सीपीसी सेंट्रली प्रोसेसिंग सेंटर्स। और इसमें इस तरीके से इंपोर्टर एक्सपोर्टर और डोमेस्टिक सेल्स और वैल्यू एडिशन का पूरा काम होता है। तो बहुत बढ़िया इन्फोग्राफिक है आपके लिए, इसको आराम से स्टडी कीजिएगा, राइट। प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स में क्या क्या होता है, तो इसमें प्री कूलिंग होती है, ग्रेडिंग होती है, पल्पिंग होती है, शॉर्टिंग होती है, पैकेजिंग होती है, टेम्पररी स्टोरेज रखा जाता है। जबकि सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स में पल्पिंग, एसेप्टिक पैकिंग, सीए चैम्बर, कोल्ड स्टोर, क्यूसी लैब, लॉजिस्टिक सेंटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसमें दिए जाते हैं, ताकि डोमेस्टिक सेल्स को और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट किया जा सके इन मॉडल के तहत। तो काफी अच्छा मॉडल है, राइट। चलिए अगली स्टोरी पे आते हैं, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में इससे सवाल जरूर 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 बनेंगे मेरी तरफ से, तो ये गारंटी है। भारतीय मजदूर संघ ने, यानी जो लेबर यूनियन है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और बोला है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आप इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को कन्वीन कीजिए। आपने इसको पिछली बार जो लिया था वो 46वां जो आईएलसी था वो 2015 में था, 20 जुलाई 2015। तो देखते देखते पूरे 6 साल हो चुके हैं और इसके बाद कोई भी इसका कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं है। तो प्लीज़ इसको कन्वीन कीजिए, क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट ने कन्वेंशन नंबर 144 ऑफ आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसको रेटिफाई किया हुआ है। अब ये कन्वेंशन ऑफ 144 ऑफ आईएलओ क्या कहता है, 1976 के वर्ष में ये आया था, जिसे कन्वेंशन ऑफ ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, उसी पे ये बेस्ड है कि इन चीज़ों को, इस तरीके के कॉन्फ्रेंस जब आप कन्वीन करते हैं तो इससे नेशनल कल्चर प्रमोट होता है। साथ ही साथ आप अपनी वर्किंग क्लासेस की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, उनके साथ जो जो सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे हैं उनको भी इसमें साझा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और फिर उसको देख के आप अपनी पॉलिसीज वगैरह को फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये इतनी सी बात कहता है। और ध्यान रखना है कि भारतीय संसद ने इसको रेटिफाई किया हुआ है, इसको कन्वेंशन नंबर 144 ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जिसके तहत ये बोला जाता है कि आपके पास लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपको लेबर कॉन्फ्रेंस करना ही करना है। इसे इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, दूसरे अगर देशों की तरफ से देखें तो वो तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ही हो गया ना। तो इसे इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, जिसका एक और नाम है इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर, जो कि हर साल आईएलओ द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। आप जानते हैं आईएलओ यूएन की जो है ट्राइपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है, ओनली ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं, आपको रखना है। आईएलसी की जहां तक बात करें तो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस इज द एपेक्स लेवल ट्राइपार्टाइट कंसल्टेटिव कमिटी इन द मिनिस्ट्री ऑफ, तो मोल के अंदर ये आता है, टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द इश्यूज कंसर्निंग वर्किंग क्लासेस ऑफ द कंट्री, all the 12 central trade union organizations, central organizations of employers, all state governments and union territories and central ministries department concerned with the agenda items are the members of the ILC। इसकी पहली मीटिंग सन 1942 में हुई थी और उसके बाद लास्टवी मीटिंग 46वां सेशन जो है वो 2015 में देखा गया था। तो देखते हैं अब सरकार इस पे कुछ एक्शन लेती है कि नहीं लेती, लेगी तो फिर दोबारा इस पे बातचीत करेंगे। और हमारा आज का आखिरी स्टोरी, दैट इज पार्लियामेंट सेशंस। तो मॉनसून सेशन जो है वो बिगिन होने जा रहा है दोस्तों। आर्टिकल 85 ये कहता है, इस पे सवाल पिछली बार यूपीएससी की परीक्षा में आया था। तो आर्टिकल 85 क्या कहता है, आर्टिकल 85 ये कहता है कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि संविधान ये नहीं बताता कि कितने कितने दिनों के बाद संसद को मिलना चाहिए। संविधान इसके बारे में कुछ नहीं कहता। संविधान सिर्फ इतना कहता है अनुच्छेद 85 के तहत कि 2 सेशंस, पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब कि पार्लियामेंट के जो सेशन आप लगाएंगे एक साल में मिनिमम 2 टाइम्स आपको लगाने ही है। संविधान इस पे भी कुछ नहीं कहता, इसमें भी संविधान में कुछ नहीं लिखा गया है कि हमारे पास जो हम 3 सत्र लेते हैं ये होना चाहिए। ये बाय कन्वेंशन है, ये बाय कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं। आपको पता ही है पहला सेशन हम कौन सा लेते हैं, बजट सेशन। उसके बाद मॉनसून सेशन होता है जो 3 से 4 हफ्तों का होता है, और फिर फाइनली विंटर सेशन आ जाता है, राइट। द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 months। दैट मीन्स द पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज द पीरियड बिटवीन फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड इट्स प्रोरोगेशन। तो इसमें एक समनिंग होती है। समनिंग का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें संसद के सभी
मेंबर्स को, सभी मेंबरान को बोला जाता है कि आइए मिलिए। इसको समन कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। द गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। ये हम बात कर चुके हैं। मैं बार बार इस लाइन को इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सवाल आया था पिछली बार प्रीलिम्स में और कई स्टूडेंट्स ने इसको गलत भी किया था क्योंकि उनको ये ध्यान में ही नहीं था कि अच्छा ऐसा कुछ है भी क्या, राइट। और ये आपको ध्यान रखना है कि संविधान ये नहीं कहता, इसको समझिएगा आप, संविधान ये नहीं कहता कि कितने दिनों के लिए पार्लियामेंट को मीट होना चाहिए। संविधान बस इतना कहता है कि गैप नहीं होना चाहिए 6 महीने से। कोई परफेक्ट डे के ऊपर संविधान बात नहीं करता। तो ये कंफ्यूजन जब वहां पे होती है ना तो फिर गलत निशाने लग जाते हैं, राइट। विच मीन्स द पार्लियामेंट मीट एटलीस्ट 2 टाइम्स इन अ ईयर। उसके बाद एडजर्नमेंट आता है। एडजर्नमेंट टर्मिनेट्स द सिटिंग ऑफ द हाउस विच मीट्स अगेन एट अ टाइम अपॉइंटेड फॉर द नेक्स्ट सिटिंग। एडजर्नमेंट का मतलब है कि ठीक है अब अगली बार मिलेंगे। ये पोस्टपोनमेंट का एक तरीके से मतलब होता है। अगर कोई टाइम स्पेसिफिक है कि इतने घंटों के बाद मिलेंगे, इतने दिनों के बाद मिलेंगे, इतने हफ्तों के बाद मिलेंगे, तो उसे एडजर्नमेंट कहते हैं। फिर एक होता है एडजर्नमेंट साइन डाई कि मीटिंग को टर्मिनेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और बताया ही नहीं कि अब अगली मीटिंग कब है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडजर्नमेंट साइन डाई। इसको हमने अपने पॉलिटी की सीरीज में पूरी अच्छी तरीके से कवर अप कर रखा है। हर एक चीज मैंने उसमें बताई हुई है, राइट। द पावर ऑफ एडजर्नमेंट एज वेल एज एडजर्नमेंट साइन डाई लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि स्पीकर होते हैं लोकसभा के लिए, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के लिए। प्रोरोगेशन क्या होता है सर? प्रोरोगेशन इज द एंड ऑफ द सेशन एंड नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। इस लाइन को भी आपको ध्यान रखना है कि सत्र का एंड होता है, संविधान जो सभा है वो भंग नहीं होती। इन केस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा डज नॉट डिसॉल्व। इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसे किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसे अंजाम दिया जाता है। तो ये है पार्लियामेंट सेशंस पे कुछ ब्रीफ बातें। बाकी जो है आप अगर प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो पॉलिटी की पूरी सीरीज हमने बनाई हुई थी, उसमें हमने आपको सारा कुछ जो है कवर अप करवा दिया था, राइट। एमसीक्यूज की बात करें तो जो हमने कल एमसीक्यूज लिए थे उसका आंसर देने का समय आ गया है दोस्तों। सबसे पहला सवाल हमने पूछा था फिट फॉर 55, उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट था। इट कॉल्स फॉर मेंबर स्टेट्स ऑफ यूएन, तो ये गलत है, ये यूएन नहीं है, दिस इज ईयू नॉट यूएन। पहला तो गलत हो गया यहीं पे। द इनिशिएटिव इंक्लूड्स द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, बिल्कुल सही है, कार्बन बॉर्डर की एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को जो है इसमें इंक्लूड किया गया था, तो दिस इज करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी। दूसरा हम बात करें उमंग ऐप को लेकर, तो उमंग ऐप इट ब्रिंग्स मेजर गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन अ सिंगल मोबाइल ऐप, बिल्कुल सही बात है। इसमें मैप वगैरह भी जो है इस बार इनेबल कर दिया गया है। इट इज द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। तीसरा सवाल था प्रसाद स्कीम, जिसे हमने अपने पीआईबी के सेशन में कवर अप किया था। इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये पूरी तरीके से गलत है। दिस इज नॉट एमओसी, दिस इज एमओटी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, बिल्कुल सही बात है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्लियर है? जिन जिनका सही है तो अच्छी बात है, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। जिनका नहीं है तो थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना यार, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। आज के 3 सवाल आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं। इको निवास संहिता 2021, इस पे हमने बात की थी, हाल फिलहाल न्यूज में देखा गया। दिस इज लॉन्च बाय MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, क्या ये सही है या नहीं? इट स्पेसिफाइज कोड कंप्लायंस अप्रोचेज एंड मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर बिल्डिंग सर्विसेज। तो कौन सा स्टेटमेंट होगा सही, जरूर बताइए। आंसर पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों, पार्टिसिपेट कीजिए कमेंट थ्रेड में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ रिवर कृष्णा, हमने गोदावरी और कृष्णा के रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के ऊपर हमने सेशन लिया था, तो वहां से ये सवाल निकलता है। देखिए इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, ज्योग्राफी से बना दिया ना सवाल को, कि कृष्णा नदी के ट्राइब्यूटरीज कौन कौन से हैं? काबिनी, सुवर्णथी, भावनी, वर्धा, मंजरा, प्रवरा, तुंगभद्रा, मलप्रभा, कोयना और पेन गंगा, मानेर एंड सबरी। तो क्या होगा सही जवाब, जरूर दीजिएगा। तीसरा सवाल, स्ट्राइव, राइज, संकल्प, असीम, इनमें से कौन से स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं जो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए हैं? सवाल ऐसे भी आते हैं, राइट। सो ऑप्शंस आपके लिए लगा दिए गए हैं, पार्टिसिपेट, आंसर कीजिए। जितना आप आंसर करेंगे उतना आप अपने आप को निखार पाएंगे। और अगर आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से निखारना चाहते हैं तो आइए इकोनॉमिक क्रैकर के कोर्स में, लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट विद इकोनॉमी लाइक अ बॉस। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, सीए बूस्टर प्रीमियम है, पावर ऑफ 10 तो बिल्कुल लाजवाब है, इसमें एनरोल कीजिए विद डीप एंड रिच इनसाइट्स, आपको बहुत मजा आएगा। टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है। हम अगले सेशन में फिर हमारी मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।